प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे आसपास के पदार्थों के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विज्ञान क्या है, इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी हैं। आज हम बात करने वाले हैं हमारे आसपास के पदार्थों के बारे में। यहाँ लिखा है पदार्थ। इस शब्द को हम आज विस्तार से जानेंगे। देखिए, क्या होता है कि जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें कई तरह की वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें कई तरह की वस्तुएं दिखाई देती हैं। इनमें से हम कुछ का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं और कुछ का उपयोग अपने दैनिक जीवन में नहीं भी करते। क्या होता है, कुछ का उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं और कुछ का उपयोग नहीं करते, ये सभी जानते हैं। हम और अधिक ध्यान से देखते हैं तो हमें ये वस्तुएं भिन्न भिन्न आकार व आकृति की दिखाई देती हैं। यानी हम यदि ध्यान से देखें तो हमें ये वस्तुएं अलग अलग आकार व आकृति की दिखाई पड़ती हैं। भिन्न भिन्न आकार व आकृति। यहाँ पर दो शब्द लिखे हैं, आकार व आकृति। देखिए क्या होता है, छात्र अक्सर इन दोनों शब्दों को एक समझ बैठते हैं, लेकिन वास्तव में क्या है, इन दोनों में बहुत अंतर है। इन दोनों के बारे में मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। आकार यानी साइज, आकार यानी साइज, ये जो शब्द है तुलना के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। यानी कि बड़ा, छोटा इत्यादि से जब हम किसी वस्तु की तुलना करते हैं तो ये आकार शब्द का इस्तेमाल या उपयोग हम करते हैं। जबकि जो आकृति होती है ये किसी वस्तु की बनावट प्रदर्शित करती है, जैसे त्रिभुजाकृति, चतुर्भुजाकृति, गोलाकृति इत्यादि। जैसे यहाँ पर ये बना है, ये चित्र बना है, ये त्रिभुजाकृति है, त्रिभुज की आकृति है इसकी। ये भी एक त्रिभुज है, इसकी भी आकृति त्रिभुजाकृति है, लेकिन आकार इसका इससे अधिक है। ये वाला जो त्रिभुज है इसका आकार इससे अधिक है, यानी कि बड़ा है। जबकि आकृति की हम यदि बात करें तो आकृति दोनों की एक ही है, त्रिभुजाकृति के हैं दोनों, है ना। तो इस तरह से ये आकार और आकृति शब्द का उपयोग हम करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि पदार्थ आखिर है क्या, पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं। वस्तुओं को देखने पर हम पाते हैं कि सभी वस्तुएं किसी न किसी सामग्री की बनी होती हैं। हर वस्तु, कोई भी वस्तु हो जिसका उपयोग हम करें चाहे ना करें, जो इस संसार में विद्यमान है वो किसी न किसी सामग्री से बनी होती है। कोई भी वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे हम पदार्थ या मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं, पदार्थ या मैटर। कोई भी वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे हम पदार्थ या मैटर कहते हैं। इस संसार में सभी वस्तुएं किसी न किसी पदार्थ से बनी हुई हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे हम जो पेंसिल उपयोग करते हैं वो लकड़ी, ग्रेफाइट या प्लास्टिक से बनी होती है। पेन जो हम उपयोग करते हैं वो प्लास्टिक व कांच से बना होता है। कुछ धातुएं भी उपयोग होती हैं। बस्ता या जो बैग हम उपयोग करते हैं वह कपड़े से बना होता है ना। साइकिल जो हम उपयोग करते हैं वो लोहे से, फाइबर से बनी होती है। दरवाज़ा जो हम उपयोग करते हैं वह लकड़ी या लोहे से बना होता है। तो इस तरह से जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी वस्तुएं, चाहे वो हमें दिखें चाहे ना दिखें, जो भी वस्तु है वो किसी न किसी पदार्थ से, किसी न किसी सामग्री से बनी होती है और यही सामग्री पदार्थ कहलाती है। क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर इन वस्तुओं के चित्र दिए हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमें अपने जीवन में बहुत सारे पदार्थों की आवश्यकता होती है। हमें जीवित रहने के लिए आवश्यक पदार्थों जैसे पानी, वायु, मिट्टी, खाद्य पदार्थों के अलावा, किसके अलावा, ये जो जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें हैं, पानी, वायु, मिट्टी, खाद्य पदार्थों के अलावा भी अन्य कई पदार्थों की आवश्यकता होती है ना। कोई भी वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उस वस्तु में पदार्थ की एक निश्चित मात्रा भी रहती है। ठीक है, कोई भी वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसमें पदार्थ की एक निश्चित मात्रा निहित होती है और इस पदार्थ की मात्रा को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान। क्या कहते हैं, द्रव्यमान। यहाँ पर आपको एक ईंट दिखाई दे रही है, ये ईंट, इसमें जितनी भी मिट्टी लगी है ना, जितनी भी मिट्टी लगी है इसको बनाने में, इसी ईंट को बनाने में, आजकल ईंटें सीमेंट से भी बनती हैं, यहाँ पर ये मिट्टी की ईंट का उदाहरण लिया है। तो ये ईंट जो है जितनी भी मिट्टी से बनी है ये
मिट्टी की मात्रा यहाँ पर इसका द्रव्यमान कहलाएगी। क्या कहलाएगी? द्रव्यमान कहलाएगी। तो कोई भी वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उस वस्तु में पदार्थ की एक निश्चित मात्रा निहित होती है। जैसे यहाँ पर इस ईंट में मिट्टी की एक निश्चित मात्रा निहित है, तो इस मिट्टी की मात्रा को हम कहते हैं मिट्टी का द्रव्यमान। इसी तरह से सभी वस्तुएं किसी न किसी सामग्री से बनी होती हैं और उस सामग्री की या उस पदार्थ की एक निश्चित मात्रा उसमें रहती है, जिसको हम द्रव्यमान या इंग्लिश में मास कहते हैं। और इस द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम। एसआई प्रणाली एक प्रणाली होती है जिसमें मापन के लिए कुछ शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, मात्रक इस्तेमाल किए जाते हैं, मात्रक उपयोग किए जाते हैं, है ना। तो एसआई प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। ये प्रणालियों के बारे में मैं आपको विस्तार से आगे की वीडियोस में बताऊंगा। एसआई प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। क्या है? किलोग्राम। अब बात करते हैं आयतन की। ठीक है, ये आयतन लिखा है। आयतन, आयतन क्या होता है? ये जो वस्तुएं हैं, कोई भी वस्तु है वो अपना एक निश्चित स्थान घेरती है जिसे हम उसका द्रव्यमान या वॉल्यूम कहते हैं। और एसआई प्रणाली में इसका मात्रक घन मीटर है। क्या है? घन मीटर है। देखिए, ये आप ईंट देख पा रहे हैं, आपको ये ईंट दिख रही है। ये ईंट जो है इसकी एक निश्चित लंबाई है। मान लेते हैं इसकी लंबाई x मीटर है, इसकी चौड़ाई y मीटर है और इसकी ऊंचाई z मीटर है। तो ये कितना स्थान घेरेगी? x गुणा y गुणा z, x गुणा y गुणा z, इतना स्थान ये घेरेगी। और ये सब मीटर में होता है। काय में होता है? मीटर में। हमने मात्रक यहाँ पर मीटर लिया है, आदर्श मात्रक है ये मीटर, है ना। एसआई प्रणाली में मीटर। तो आयतन का भी मात्रक हो गया घन मीटर। आयतन का मात्रक घन मीटर। घन मीटर क्यों? घन यानी इसमें घात 3 ली जाती है। क्या ली जाती है? 3। और यहाँ पर 3 विमाएँ हैं, x, y और z, इसलिए ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में और ये भी मीटर में। तो इसलिए आयतन का मात्रक हुआ घन मीटर। ठीक है, ये हुआ घन मीटर। आगे देखते हैं पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण यानी कि पदार्थों को किस आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं। देखिए, प्राचीन समय में पदार्थों का वर्गीकरण कैसे था? प्राचीन भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया था। कितने तत्वों में वर्गीकृत किया था? 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया था। और इन 5 तत्वों को पंचतत्व कहा गया। क्या कहा गया? पंचतत्व। उन दार्शनिकों के अनुसार सभी वस्तुएं, चाहे वे सजीव हों यानी कि चाहे उनमें जीवन हो चाहे जीवन ना हो, अर्थात वो चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी इन्हीं पंच तत्वों से निर्मित है। और जब कोई पदार्थ नष्ट होता है तो वह इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। ऐसा कौन मानते थे? प्राचीन दार्शनिक मानते थे। ठीक है, प्राचीन दार्शनिक मानते थे। यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको कि केवल पदार्थ ही नष्ट होता है, उसमें निहित ऊर्जा नष्ट नहीं होती। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण ही होता है। पदार्थ नष्ट होता है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती। एक नियम भी है, ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता या ऊर्जा नष्ट नहीं होती। इसके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। यहाँ पर मैं आपको पंचतत्वों के नाम लिख के बता देता हूँ। पंचतत्वों के नाम हैं, पहला पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये पूरे 5 तत्व हैं जिनसे मिलकर जो है सभी पदार्थ बने हैं, ऐसा प्राचीन दार्शनिक मानते थे। लेकिन आधुनिक समय में क्या हुआ? आधुनिक समय में पदार्थों का वर्गीकरण वैज्ञानिकों ने 2 आधार पर किया है। पहला भौतिक गुणधर्म के आधार पर और रासायनिक प्रकृति के आधार पर। पहला भौतिक गुणधर्म के आधार पर और दूसरा रासायनिक प्रकृति के आधार पर। इन दोनों के बारे में हम आगे के वीडियो में अध्ययन करेंगे। वंदे मातरम।